नमस्कारम एवरीबॉडी। आज हम अपनी 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में मोटर कैसे चेंज करें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली आपने देखा होगा कि जितनी भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन होती हैं उन सब में मोटर ज़रूर लगी होती हैं। बगैर मोटर के उनको ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है। और मोटर जब चलती है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ वियर एंड टियर आता है या मोटर की जो वाइंडिंग है वो जल जाती है, तो हमको मोटर चेंज करना पड़ती है। तो मोटर कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें स्टेप नंबर 1 है राइट डाउन प्रॉब्लम। इसमें थिंक, स्टडी एंड कंसल्ट वाले पार्ट हैं। स्टेप नंबर 2 लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 3 सेलेक्ट फेवरेट सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप नंबर 2 एंड स्टार्ट द वर्क। स्टेप नंबर 1 राइट डाउन प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम है हाउ टू रिप्लेसिंग ए न्यू इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें थिंक, स्टडी एंड कंसल्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थिंकिंग वाले पार्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें जो कंट्रीब्यूटर एलिमेंट्स है मोटर चेंज करने के लिए, उसमें सबसे पहले तो वेट है, मोटर का वेट कितना है। यदि ज़्यादा भारी मोटर होगी तो हमको क्रेन वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगी। यदि मोटर का वेट कम है तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। साइज ऑफ मोटर, मोटर का क्या साइज है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मोटर लाइक आईसी और नेमा। माउंटिंग पोजीशन, मोटर की माउंटिंग कैसी है, फ्लैंज माउंटिंग है, फुट माउंटिंग है या फ्लैंज और फुट माउंटिंग दोनों है, ये हमको देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। अब इसमें स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आईसी कहा है तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक कमीशन, ये स्टैंडर्ड है। और दूसरा क्या है, नेमा, NEMA, मतलब नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो इसमें सबसे पहले हमको ये भी चेक करना है कि मोटर का फ्रेम साइज क्या है। यदि हम फ्रेम साइज सेम नहीं रखेंगे तो हमारी मोटर फिटमेंट में नहीं आएगी। तो कुछ जो पैरामीटर हैं जैसे फ्रेम साइज है, साइज है, और उसका कितने किलोवाट की मोटर है, उसकी रेटिंग क्या है, RPM क्या है, ये सब हमको ध्यान रखना है। इनमें से यदि कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो मोटर हमारी बराबर फिट नहीं होगी। तो स्पेक बराबर मिलना चाहिए। मोटर पे जो नेम प्लेट डिटेल लिखी हुई है वो बराबर मिलना चाहिए। और दूसरा क्या है, माउंटिंग भी देखना है कि हमारी फुट माउंटिंग है, फ्लैंज माउंटिंग है, या फुट माउंटिंग फ्लैंज माउंटिंग दोनों है। तो उस तरह से हमको देख के करना है कि ऐसा नहीं कि फ्लैंज माउंटिंग मोटर लगी और आप फुट माउंटिंग ले आएंगे तो वो लग जाएगी, ये नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मोटर का यदि फ्रेम साइज चेंज हो गया है और हमको दूसरे फ्रेम साइज की मोटर लगाना है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। शाफ्ट का साइज भी चेंज हो सकता है जिसमें कपलिंग लगी होती है, और हाइट में भी अंतर आ जाएगा। तो आपको यदि अर्जेंसी है तो फिर फाउंडेशन में कटिंग करना पड़ेगा। फाउंडेशन उसके हिसाब से अलाइनमेंट सेट करके उसको दूसरा बनाना पड़ेगा और मोटर लगाना पड़ेगी। वो भी देखना पड़ेगा कि आपके उसमें पॉसिबल है या नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो मोटर का फाउंडेशन चेंज करके पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है तो मुश्किल होता है। फ्लैंज माउंटिंग में भी यही दिक्कत आती है कि यदि फ्लैंज माउंटिंग, दोनों फ्लैंज माउंटिंग है लेकिन मैच नहीं कर रही है तो भी दिक्कत होगा। फिर उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करना पड़ेगी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मोटर। इंटरनेशनल इफिशिएंसी IE, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन IEC, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन NEMA। तो इसमें जनरली हमको मोटर में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले तो जैसे इसमें देखिए आप ग्राफ में डायग्राम में आप देख सकते हैं कि H मतलब मोटर का जो शाफ्ट है उसका सेंटर हाइट क्या है, और उसका होल जो है, माउंटिंग होल है, उसका लेंथ क्या है, उसका विड्थ क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे इसमें स्टैंडर्डाइजेशन बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब आप इसका कैटलॉग वगैरह देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि शाफ्ट साइज से लेके कीवे तक कितना है। मोटर की जो पीछे का जो भाग है वो किसी का लंबा होता है, किसी का मीडियम होता है, किसी का शॉर्ट होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं, तो वो सब आप ये स्टैंडर्डाइजेशन को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा।
तो जनरली क्या होता है, हम बहुत ही कभी कभी देखते हैं कि मोटर पर कभी आई लिखा है, कभी IEC लिखा है, कभी नेमा लिखा है, तो हम कन्फ्यूज होते हैं ये आखिर ये क्यों लिखा है। तो ये जो लिखा है वो स्टैंडर्डाइजेशन लिखा है। आप आगे कभी ऐसा आपको लिखा मिले तो आप इससे समझ लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट है स्टडी एंड कंसल्ट। तो स्टडी में इतना ही कहना चाहूँगा कि मोटर का एक बार आप कैटलॉग उठा के देख लीजिए, पूरा इसके बारे में आप इसकी डिटेल वगैरह समझ लीजिए कि फ्रेम साइज क्या है, रेटिंग क्या है, RPM क्या है, कितना इसका फुल लोड करंट है, और माउंटिंग क्या है। हर साइज का माउंटिंग अलग होता है, उस हिसाब से हमको देख लेना है। तो जब तक आप इसका कैटलॉग को थारोली स्टडी नहीं करेंगे, आपको मोटर के डिफरेंस के बारे में पता नहीं चलेगा। और इसके बाद भी यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो अपने सीनियरों से आप कंसल्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पॉइंट है, firstly check the motor nameplate specification when replacing the motor and ensure that motor is same as previous motor. Second point, after motor arrangement of suitable frame size and nameplate specification, apply for work permit form for electric motor. After receiving work permit from ऑथोराइज पर्सन स्टार्ट द प्रोसेस। तो जब भी आपको मोटर चेंज करनी है तो सबसे पहले आपको क्या है, मोटर की नेम प्लेट डिटेल देखना है, उसका स्पेसिफिकेशन चेक करना है और बिल्कुल श्योर हो जाना है कि जो मोटर हमको मिला है वो पहले जो मोटर उसमें लगा हुआ था मशीन में वो बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, सूटेबल साइज वगैरह और स्पेसिफिकेशन मैच होने के बाद आपको वर्क परमिट फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं या कोई ऐसा रिस्क वाला काम होता है तो पहले सेफ्टी वर्क परमिट लेना ज़रूरी होता है। तो उसका वर्क परमिट ले लीजिए, मोटर चेंज करने का परमिट ले लीजिए। विदाउट परमिशन मोटर चेंज करना अच्छा नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंस ले लीजिए और सेफ्टी डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंस ले लीजिए। उसके बाद अपना जब आपको परमिट वगैरह मिल जाता है ऑथोराइज पर्सनों से, तो उसके बाद आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। इनकमिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई, स्विच ऑफ द मेंस ब्रेकर एंड लॉक आउट फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड वेरीफाई पावर सप्लाई इज टोटली ऑफ। फोर्थ पॉइंट है, बिफोर डिसमेंटलिंग द मोटर राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ द मोटर फ्रॉम द नेम प्लेट, फ्रेम साइज, मॉडल, पावर सप्लाई, वोल्टेज, रेटिंग एंड मैन्युफैक्चरर्स इट्स। ओपन द टर्मिनल कवर, मार्किंग द टैगिंग ऑल केबल्स एंड टर्मिनल्स। तो जब भी मोटर चेंज करना है तो इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है उसको मेन से बंद कर दें और लॉक आउट टेक आउट उसमें कर देना है और ये बिल्कुल श्योर करना है, वेरीफाई कर लेना है कि सप्लाई बिल्कुल ऑफ हो गई है। और जब भी मोटर खोलें उससे पहले उसकी नेम प्लेट डिटेल वगैरह है वो सब नोट कर लेना है कि फ्रेम साइज क्या है, मॉडल नंबर क्या है, पावर सप्लाई वोल्टेज कितना है, रेटिंग क्या है और मैन्युफैक्चरिंग कौन सा है। उसके बाद जब भी आप टर्मिनल कवर ओपन करते हैं तो जितना भी उसकी केबल आप खोल रहे हैं उसकी मार्किंग वगैरह कर लें, उनको टैगिंग वगैरह कर लें। तो सभी टर्मिनल को आप मार्किंग कर लीजिए कैसा क्या लगा हुआ है, क्योंकि जब हम कनेक्शन करेंगे तो इन सब चीज़ों की हमको दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है, चेक द पावर सप्लाई फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस, प्रोसीड to identify and confirm the writing connection and terminal, whether it is delta or star, point for the motor to avoid any mistake. Sixth point है, after the marking that disconnect the cable from the terminal block and pull out the cable with carefully to avoid any damage using a proper tool. तो इसमें यही है कि हमको पहले श्योर कर लेना सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो पावर सप्लाई है वो पूरी बंद है, कहीं से भी कोई पावर सप्लाई नहीं आ रही है।
और उसके बाद हमको क्या करना है, डिस्कनेक्ट केबल करने से पहले ये मार्किंग कर लेना है कि देख लेना है कि स्टार है या डेल्टा कनेक्शन है, और कोई भी मिस्टेक ना हो, इसलिए सब अच्छे से नोट कर लेना है। अगला हमारा पॉइंट यही था कि जब भी हम मार्किंग कर लेते हैं तो उसके बाद केबल को डिस्कनेक्ट कर लेना है और उसको बाहर निकालना है, बहुत केयरफुली बाहर निकालना है। केबल वगैरह है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। यदि प्रॉपर टूल की भी व्यवस्था करनी है तो आप कर लीजिए, प्रॉपर टूल यूज करके आप कर सकते हैं। 7th पॉइंट है डिसमेंटल मोटर फ्रॉम मशीन एंड रिमूव कपलिंग, गियर, पुली और एनी आइटम विच इज fitted on motor shaft for transmission from motor to machine from motor shaft. At point है keep these things in mind before installing a new motor in the machine. Which type of mounting do our previous motor have, like foot mounting, flange mounting or other? It is essential that the mounting of the new motor should be the same as that of the previous motor, otherwise the new motor will not fit. जब भी हम कोई मोटर डिसमेंटल करते हैं तो मोटर की शाफ्ट पे यदि कोई गियर कपलिंग है, पुली है, गियर है या कोई भी आइटम उस पर लगा हुआ है तो उसको निकाल लेना है। और जब भी मोटर हम चेंज करते हैं तो उसकी माउंटिंग ज़रूर हमको देख लेना है। ये हमेशा दिमाग में रखना है कि माउंटिंग कौन सी है, फ्लैंज माउंटिंग है, फुट माउंटिंग है या कोई और अदर माउंटिंग है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि माउंटिंग जो है प्रीवियस मोटर जो थी, पहले जो खोली गई मोटर है उसकी माउंटिंग और जो नई मोटर है उसकी सेम है क्या नहीं है। नहीं है तो ये मान लीजिए कि मोटर वहाँ फिट नहीं होगी। 9th पॉइंट है and also two should be match the following: frame size, RPM, pole rating, HP kilowatt and phase, सिंगल फेस है या 3 फेस है। तो हमको ये सब भी चेक करना है कि फ्रेम साइज क्या है, RPM क्या है, पोल कितना है, रेटिंग कितना है, कितना किलोवाट है, कितना HP है, फेस क्या है, सिंगल फेस है, 3 फेस है। 10th पॉइंट है कंफर्म दैट द रिप्लेसमेंट मोटर इज आइडेंटिकल इन स्पेसिफिकेशन। तो हमको ये निश्चित कर लेना है कि जो मोटर हम चेंज करने जा रहे हैं वो हमारी प्रीवियस मोटर के स्पेसिफिकेशन के साथ बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल जैसी है वैसी है, कोई इसमें चेंज नहीं है। 11th पॉइंट है ऑन द शाफ्ट ऑफ द न्यू मोटर विल fit the same one accessory that was on the previous motor shaft accessory। तो 11th पॉइंट में यही है कि मोटर की शाफ्ट पर जो भी एसेसरी पहले से लगी है वही एसेसरी है वो नई मोटर में लगाना है। 12th पॉइंट है एंड माउंट द न्यू मोटर विथ its shaft accessory in the machine, make proper alignment with machine। और माउंटिंग जो है नई मोटर है वो शाफ्ट की जो एसेसरी के साथ उसमें लगाना है और प्रॉपर अलाइनमेंट करना है मशीन के साथ मोटर का। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 3 तरह की मोटर दिखाई हैं। जो ये हॉरिजेंटल पोजीशन में जो मोटर है ये फ्लैंज माउंटिंग है, उसके नीचे जो मोटर है वो भी फ्लैंज माउंटिंग है। उसके बाद जो अगली मोटर है जो वर्टिकल मोटर लगी हुई है वो फ्लैंज माउंटिंग भी है और फुट माउंटिंग भी। आप देख सकते हैं मोटर के बैक साइड में 4 बोल्ट लगे हुए दिख रहे हैं। तो ये इसलिए होता है कि मोटर तो फ्रेम में कस दी है, उसके नीचे हमने पंप भी लगा दिया है, तो पंप जो मोटर से ही माउंट हो गया है। तो इस तरह की मोटरें होती हैं, तो वो भी आपको देखना है कि मोटर की माउंटिंग क्या है। यहाँ मैंने माउंटिंग दिखाने के लिए आपको ये सैंपल पीस दे रखा है। यहाँ पे मैंने फुट माउंटिंग मोटर दे रखी है। ये मोटर जो है फुट माउंटेड है,
ये फ्रेम के ऊपर कसी हुई है और इसका जो ट्रांसमिशन है वो कपलिंग के थ्रू है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक कपलिंग के ऊपर एक ड्रम भी लगा हुआ है और उसके ऊपर एक ये ब्रेक यूनिट लगी हुई है। आगे ये मोटर हैवी लोड ट्रांसमिशन के लिए रहती है। और आगे आप ऊपर वाले इस व्यू में देख सकते हैं ये गियर बॉक्स से भी कपल्ड है। कपलिंग के थ्रू इसको कपल्ड किया गया है और बीच में ब्रेक यूनिट दे रखा है जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, वो ब्रेक यूनिट है कि जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो ब्रेक लग जाते हैं ताकि ज़्यादा देर तक मशीन नहीं चलती, इमीडिएट बंद हो जाती है। 13 पॉइंट है रिकन्फर्म द रिप्लेसमेंट मोटर इज सेम स्पेसिफिकेशन विद द ओरिजिनल पार्ट टू अवॉइड wrong spare parts or model. When the new motor is completed installed, perform rewiring the connection at the terminal block according to original connection. तो जब भी हम मोटर चेंज करते हैं तो हमको एक बार रिकन्फर्म कर लेना है, दोबारा उसकी जांच कर लेना है कि जो मोटर हमने लगाई है वो स्पेसिफिकेशन में बिल्कुल पुरानी मोटर की जैसी है, जिससे कि हमको गलत स्पेयर पार्ट या मॉडल को अवॉइड किया जा सके। जब भी मोटर हम फिट कर लेते हैं, उसका अलाइनमेंट प्रॉपर सेट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमको दोबारा उसके टर्मिनल में कनेक्शन कर देना है, वायर वगैरह जोड़ देना है और जैसा कि पहले जुड़े हुए थे। 14 पॉइंट है मेक श्योर द वायरिंग इज डन इन प्रॉपर वे एंड क्लोज बैक द टर्मिनल ब्लॉक कवर। और हमको बिल्कुल निश्चित कर लेना है कि जो वायरिंग की गई है वो बिल्कुल सही है, प्रॉपर वे में है, जैसे कनेक्शन पहले थे वैसे कर दिए हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, टर्मिनल बॉक्स का कवर भी लगा देना है और आगे स्टेप के लिए चलना है। 15 पॉइंट है रिकनेक्ट द पावर सप्लाई टू द मोटर एंड टेक आउट द लॉक एंड स्विच ऑन द मेंस ब्रेकर एंड ट्रायल रन the motor to ensure it running. 16th point है also check of new motors current, loading, sound, vibration, new motor body, temperature, alignment with machine and direction of rotation. All parameters are in limit. तो इसमें यही बताया गया है कि रिकनेक्ट करने के बाद पावर सप्लाई को मेन ब्रेकर से ऑन कर दें और जो भी आपने लॉक वगैरह लगाया है या टेक आउट वगैरह लगाया है वो सब हटा दें और सप्लाई ऑन करके एक बार ट्रायल रन ले लें और श्योर हो जाएं कि मोटर चल रही है। और 16 पॉइंट है also check of new motors current, loading, sound, vibration, new motor body temperature, alignment which machine and direction of rotation. All parameters are in limit. तो ये भी हमको चेक करना है कि मोटर का जो करंट है वो लोडिंग कितना आ रहा है, साउंड तो नहीं है, वाइब्रेशन तो नहीं आ रहा है, नया मोटर जो लगाई है उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर अलाइनमेंट मिलाया है कि नहीं मिलाया मशीन के साथ, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, पहले मोटर जिस डायरेक्शन में घूम रही थी उसका रोटेशन जिस डायरेक्शन में था वो है क्या नहीं है, कहीं रिवर्स डायरेक्शन में तो नहीं घूम रहा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। और बिल्कुल हर चीज़ जो है वो सब चेक कर लेना है कि ऑल पैरामीटर्स आर इन लिमिट, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो सब लिमिट में हैं, कहीं लिमिट से बाहर तो नहीं है। स्टेप नंबर 3 सिलेक्ट फेवरेट सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप नंबर 2 एंड स्टार्ट द वर्क। तो यहाँ मैंने कुछ मोटर चेंज का कुछ पॉइंट दे रखे हैं, आप अपने हिसाब से पॉइंट रिव्यू भी कर सकते हैं। मैंने एक जनरल पॉइंट दे रखे हैं कि एक ये जनरल इस तरह से प्रोसीजर होना चाहिए, बाकी ये प्रोसीजर आप अपने हिसाब से जो सूटेबल हो उस हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब यूजफुल होगा और आपको जो भी फेवरेट सॉल्यूशन लगता है आपके लिए वो आप एडॉप्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हो सके तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।